दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर फॉरेक्स मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। किस तरीके से आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए, आइए समझाता हूं आपको। नॉर्मली जब हमारे पास पैसे होते हैं देन उस कंडीशन में हमारे पास नॉलेज नहीं होती, बट हमारे पास जब नॉलेज होती है तब हमारे पास पैसे नहीं होते। मैक्सिमम टाइम ये कॉम्बिनेशन देखा जाता है, बट अगर आपके पास में ये कॉम्बिनेशन है कि आपके पास में पैसा भी है और आपके पास में ये नॉलेज भी है कि कहाँ पर आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना है, देन डेफिनेटली वहाँ पे आपको हाईएस्ट रिटर्न देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम रिटर्न्स की बात करते हैं, आरओआई की बात कर रहे हैं, तो ये बात ध्यान रखने की है कि बैंक हमें कितना पैसा पे करते हैं विद इन अ ईयर। ठीक है, आपको म्यूचुअल फंड की बात करें तो म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आता है, या फिर हम एसआईपी की बात करें वहाँ पे कितना रिटर्न आता है, या फिर कह सकते हो जो बड़े प्लेयर्स होते हैं एफआईआईज या फिर डीआईएस जो होते हैं वो लोग कितना पैसा कमाते हैं। अगर हम इन लोगों की जो कैलकुलेशंस है, इन लोगों की जो अर्निंग्स हैं, उनको देखकर अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करेंगे, देन डेफिनेटली हम लोग काफ़ी ज़्यादा संतुष्ट हो जाएंगे कि हाँ भाई हम जो काम कर रहे हैं वो बेटर है। कैसे, आइए समझाता हूँ आपको। सबसे पहली बात आती है, स्टॉक मार्केट की बात करें या फॉरेक्स की बात करें, तो मैं दोनों की ही बात करना चाहूँगा। इन्वेस्टमेंट ये जो लोग जहाँ पे करते हैं, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, क्या इनके रिस्क एंड रिवॉर्ड रहते हैं, किस तरीके से ये माइंडसेट रखते हैं। क्योंकि शेयर मार्केट में सारा गेम पता है किस चीज़ का आ जाता है, आपके माइंडसेट का। ये बात ध्यान रखो। यहाँ पर कोई इंसान ऐसा भी है जो 1,000 रुपये कमाकर खुश हो जाता है और कहता है अरे बाप रे मैंने 1,000 रुपये कमाए। एक इंसान ऐसा है जो 10,000 भी कमा लेता है, कहता है अच्छा 10,000 ही कमाए। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो 10 लाख कमा लेते हैं और कमाने के बाद कहते हैं ओहो आज तो केवल 10 लाख ही कमाए। समझ रहे हो? तो ये सारा का सारा गेम जो है वो माइंडसेट का हो जाता है। अब आपका कौन सा माइंडसेट है? अभी 1,000 वाला होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप नॉलेज को गेन करोगे तो धीमे धीमे ग्रो करता रहता ही रहता है। अगर हमारे पास पैसा होता है तो हम कैसे उसको काम पे लगाते हैं? देखो, नॉर्मली जब हमारे पास पैसा आता है, पैसा कहाँ से आता है? हम लोग नॉर्मली कैसे पैसा कमाते हैं? जॉब करके, कॉमन सी बात आती है, या फिर बिजनेस करके। अब बिजनेस करके अगर कोई पैसा आता है ना, तो उसको हम बैंक में रखना ज़्यादा प्रेफर नहीं करते, बिकॉज वो लोग जो बिजनेस कर रहे हैं इस कंपटीशन के अंदर वो ग्रो करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अपने पैसे को और भी ग्रो करवाने के लिए काम कराते हैं। बट देखा जाए जॉब करने वाले जो लोग होते हैं, इनका सिंपल सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है कि आपको अपना टाइम जो है, जितना टाइम अवेलेबल होता है, अब हर किसी पे सेम रहता है। मान लीजिए आपके पास भी 24 आवर्स है, मेरे पास भी है, तो हम अपने समय को सेल करेंगे और एक दिन में मान लो मुझे 1,000 रुपये मिलते हैं, तो भाई 30 डेज के मुझे 30,000 हो गए। और 30,000 में से मैंने 20,000 को यूज़ किया और 10,000 को मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिया। अब वो इन्वेस्टमेंट के लिए मैंने क्या किया? पैसे को डाला कहाँ पे? बैंक के अंदर। अब बैंक में जो पैसा डाला, बैंक में पैसा डालने के बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? बैंक के पास पैसा जाने के बाद में हमारे पास काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं। इन्वेस्टमेंट प्लान्स की बात करें, जैसे म्यूचुअल फंड्स की बात की जाए, म्यूचुअल फंड्स में हम लगा सकते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड में काम करा सकते हैं। ठीक, हम यहाँ पे चाहें तो हम यहाँ पे एफडी करा सकते हैं, हम यहाँ पे चाहें तो हम उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी ना किसी स्कीम के अंदर, जैसे गवर्नमेंट की स्कीम चलती रहती है। अगर बैंक की बात करें तो बैंक का मेन जो बिजनेस होता है वो कैसे रन होता है? ऊपर से जो आरबीआई होती है वो बैंक को पैसा देती है। ठीक, उसका जो है रेपो रेट मान लीजिए 4% था। अब आरबीआई ने पैसा दिया बैंक को। अब बैंक जो है सबके सब, ध्यान रखना, एक ही तरह के बैंक होते हैं, उनका काम करने का तरीका सेम ही रहता है, पैसा कमाने का तरीका भी सेम ही रहता है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है ताकि लोगों को लगे कि हाँ भाई नाम डिफरेंट डिफरेंट है, बाकी काम सबका एक ही है। तो बैंक को पैसा मिला, अब बैंक ने क्या किया? आगे आम जनता के पास में पैसा दिया 10% पे। तो बीच का जो डिफरेंस है 4% और 10%, जो यहाँ पे डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसका हो गया? कॉमन सी बात है, वो बैंक की जो अर्निंग है वो वहाँ से काउंट होती है। अब बैंक जो है, अगर आप बैंक में पैसा दे रहे हो, आप कहते हो भाई मैं बैंक में पैसा रखना चाहता हूँ या फिर मैं म्यूचुअल फंड में लगाना चाहता हूँ या एसआईपी करना चाहता हूँ, तो बैंक क्या करता है? एक पूरा का पूरा एक कह सकते हो एक अकाउंट होता है। उस अकाउंट में मान लीजिए 10,000 लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? 1,000 रुपए की, कोई 1,000 रुपए की एसआईपी कर रहा है, कोई 2,000 की एसआईपी कर रहा है, कोई 3,000 की कर रहा है, किसी की क्षमता ज़्यादा है तो वो 4,000 की कर रहा है। ऐसे करके इन्वेस्टमेंट हो रही है और वो जो पूरा का पूरा पैसा है ना, वो कहाँ पे जा रहा है? एक अमाउंट यहाँ पर आ रहा है इस पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर। ठीक, अब इस अकाउंट के थ्रू क्या होता है? इस अकाउंट को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है? जो अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग होते हैं, कह सकते हो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन से पढ़े लिखे होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? वो लोग इस पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ठीक, वो लोग इस पैसे को कह सकते हो फॉरेक्स मार्केट में लगाते हैं। ठीक, वो लोग इस पैसे को मल्टीपल जगह पे इन्वेस्टमेंट करने की बातें करते हैं। अब उस इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो भी पैसा आता है, अगर आप देखोगे तो वो पैसा जो आता है उसके हिसाब से जितने जितने जिसने पैसे डाले होंगे उस हिसाब से उसको वहाँ पे उसकी रिटर्न मिल जाती है। ये होता है काम करने का तरीका। अब बैंकिंग सिस्टम तो इतना ही कर सकती है। दूसरा बैंकिंग सिस्टम का काम क्या होगा? आपका जो पैसा आया उस पैसे के साथ में क्या करेगी? लोन पे दे देगी, लोगों को लोन देना चालू कर देगी। सिंपल सी बात है। आपने तो वहाँ पे एफडी करा दी थी, एफडी के अंदर आपको पता ही है कि 6.5% आपको मिलेगा।
बैंक उससे ज़्यादा पे लोन आगे प्रोवाइड कर देगी कि भाई मैं आपको 12% के हिसाब से लोन दे रही हूँ, तो लोन जिसने लिया अब वो पेमेंट कर रहा है। तो ये तरीके हुए इन्वेस्टमेंट करने के। बट शेयर मार्केट की जब बात आ जाती है, तो शेयर मार्केट में आम जनता, जब आम जनता की बात करें तो शेयर मार्केट में आम जनता जब काम करती है तो उसको लगता है कि केवल और केवल शेयर में ही काम करा जा सकता है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपको ना, जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर किसी भी एसआईपी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, तो वो लोग आपको बताते हैं कि कहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट हो रही है, कौन से म्यूचुअल फंड कहाँ पे कितना कैपिटल लगाता है, क्या चीज़ें होती है, चीज़ें आपको बताने की कोशिश की जाती है। आम जनता इस चीज़ पे ध्यान नहीं देती, बट देना चाहिए। तो उस कंडीशन में शेयर्स के अंदर एक पार्ट, मान लीजिए 20% जो फंड है मैं शेयर्स में लगाऊंगा। देन जो बचा हुआ फ्यूचर का पार्ट है, मैं आगे बात करूँ तो उसमें मान लीजिए मैंने बोला भाई मैं 40% यहाँ पे लगाऊंगा। ठीक इसी तरीके से मैं कहता हूँ ऑप्शंस के अंदर भी काम करना है। ऑप्शंस के अंदर कभी भी कोई भी हेज फंड होगा, अगर वो ऑप्शंस के अंदर ऑप्शन बाइंग करता है, तो इस बात ध्यान रखना, ये ऑप्शन बाइंग केवल हैज करने के लिए होगी। ये चीज़ हैजिंग के लिए होगी और किसी कारण से नहीं होगी। ठीक है। इसी देखा जाए ऑप्शन सेलिंग में, तो ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो एक्चुअल जो पैसा जो ये बनेगा, 40% जो फंड यहाँ पे लगाया जा रहा है, वो 40% फंड से यहाँ से पैसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको बताया था मनी मैनेजमेंट का रूल लास्ट वीडियो में। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक्चुअल में मनी मैनेजमेंट का रूल फॉलो किया गया कि अगर इक्विटी मार्केट से पैसा नहीं अर्न होता है तो उस कंडीशन में फ्यूचर से पैसा आ जाए या फिर ऑप्शन से आ जाए। सोचो मार्केट साइडवेज हो जाती है, ठीक है, साइडवेज मार्केट के अंदर शेयर की बात करें तो शेयर तो सेम साइडवेज रहने वाला है, फ्यूचर्स की बात करें उसके तो वो भी साइडवेज रहने वाला है। बट वहाँ पे क्या है, ऑप्शन सेलिंग आपको कुछ ना कुछ पैसा कमा के दे जाएगी। दूसरी कंडीशन में देखोगे तो अगर मान लीजिए मार्केट जो है अगेंस्ट चली जाती है, उस कंडीशन में क्या करोगे, तो आपने यहाँ पे जो हैजिंग की हुई है वो आपकी जान बचा लेगी। क्लियर सी बात आ जाती है। तो ये तरीका रहता है जो बड़े बैंक्स जो काम करते हैं वो यहाँ पे काम करने की जो कोशिश करते हैं। अब हमारे लिए शेयर मार्केट में काम करने में दिक्कत बस इतनी आती है कि जब हम इक्विटी मार्केट में शेयर्स में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास में इतना बड़ा अमाउंट नहीं हो पाता। नॉर्मली एक आम आदमी क्या करेगा, 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर लेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक 10 लाख की कर लेगा, कॉमन सी बात आ जाती है, इससे ज़्यादा तो नहीं जा सकते ना। अब वो 10 लाख के ऊपर ऐसा तो नहीं है कि वो हज़ारों शेयर खरीद लेगा किसके, एसबीआई के, वो हज़ारों शेयर खरीद लेगा एचडीएफसी बैंक के, ठीक, वो हज़ारों शेयर खरीद लेगा रिलायंस के। तो कॉमन सी बात है, हमारे पास में एक लिमिटेड इनकम लाने के लिए एक सोर्स है, तो उसको कैसे काम पे लिया जाए। शेयर मार्केट में अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे दिक्कत ये रहेगी कि आपको इक्विटी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ती है जो कि आम आदमी के पास होता नहीं है। तो यहाँ पे उसका जो आरओआई आना चाहिए, नॉर्मल आरओआई अगर बात करें, जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम करते हो और 2 से 3% अगर आप कमा लेते हो, देन आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो, ये बात ध्यान रखना। अगर आप फॉरेक्स मार्केट की बात करो तो यहाँ पे इजीली 4 to 5% की बात करें तो 4 to 5% एक डिसेंट अमाउंट होती है। अगर आप यहाँ पे अच्छे अमाउंट से काम कर रहे हो, 10 लाख रुपीज़ से काम कर रहे हो, और आपको महीने के 40,000 से लेकर 50,000 भी अगर पड़ जाते हैं, देन डेफिनेटली आपका साल भर के अंदर जो अकाउंट है वो 40 से 60% तक ग्रो किया जा रहा है, वो कम नहीं होता। बैंक आपको जो है कितने परसेंट देती है, केवल 7% देती है, और उसमें भी 7% छोड़ो, 6% का तो इन्फ्लेशन ही आ जाता है। तो बचा के आपके पास केवल 1% का प्रॉफिट बचा। तो ये जो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है ना, बहुत कीमती हो जाते हैं जब हम यहाँ पे बात करते हैं इक्विटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने की। इसके हटके आगे की तरफ बात करें, फ्यूचर में अगर हम काम करना चाहते हैं तो यहाँ पे स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स में भी यही प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो आरओआई है ना, वो इतने अच्छे तरीके से काम ही नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता, रीज़न है उसके पीछे। यहाँ पे रीज़न ये है कि यहाँ पे ना हमें फंड की वैल्यू ज़्यादा चाहिए होती है अगर हम फ्यूचर में काम कर रहे हैं। प्लस एक स्टॉक के अंदर अगर हम काम करना चाहते हैं तो वहाँ पे एन नंबर ऑफ शेयर्स हमें वहाँ पे काम करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर्स के अंदर क्या है, लॉट साइज के हिसाब से काम किया जाता है। क्लियर। देन बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं बात करूं ऑप्शंस की, तो ऑप्शंस के अंदर अगेन वही प्रॉब्लम निकल के आती है। देखो यहाँ पे ना जानबूझ के शेयर मार्केट में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की जाती है। ऑप्शंस की बात करें तो 90% लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं और 10% लोग ऑप्शन सेलिंग करते हैं। कमाई जो है वो ऑप्शन सेलर करता है। ऑप्शन बायर जो है, ये 90% जो लोग हैं, इनमें से हो सकता है कि 2% लोग हों जो प्रॉफिट कमाते हों, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट 90% में से 88% लोग जो हैं ऑप्शन बाइंग के अंदर लॉसेस कराने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। यहाँ पे भी हम लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आप निफ्टी या बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हो तो वहाँ पे भी आपको लाखों में पैसा चाहिए होगा यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग करने के लिए। आम जनता जो बेसिकली काम कर रही है, जो ऑप्शन बाइंग करती है ना, उसको एक टाइम के बाद में समझ में आ जाता है कि भाई मैंने ऑप्शन बाइंग 10 बार की थी और 10 में से 8 बार मुझे लॉस हुआ था, है ना। इसी तरीके से जब वो ऑप्शन सेलिंग करता है तो 10 में से जब वो देखेगा कि भाई 8 बार मुझे प्रॉफिट हुआ था, तो वो खुद ब खुद
ऑप्शन बायर में से खिसक कर कहाँ चला जाएगा, ऑप्शन सेलर वाले ग्रुप के अंदर चला जाएगा। तो ये चीज़ें होती रहती है। प्लस ऑप्शन बाइंग वाला जो ग्रुप है वो हर बार रिफिल होता रहता है, मतलब हर 2 महीने हर दिन मतलब नए ट्रेडर आते रहते हैं शेयर मार्केट में। जब उनको नॉलेज होती रहती है तो वो ऑप्शन बायर से हट के ऑप्शन सेलर बन जाते हैं और इस तरीके से पूरा का पूरा इकोसिस्टम बना रहता है। ठीक है, अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि शेयर मार्केट में ना तो आपको इक्विटी से पैसा आ रहा है, क्यों, इतना आरओआई नहीं आ पाएगा अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हो। ना ही आपको फ्यूचर में काम करके पैसा आ रहा है, क्यों, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है और एक नंबर ऑफ शेयर्स आपको खरीदने पड़ते हैं। इसी तरीके से ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शंस में आपको पता लग चुका है कि ऑप्शन बाइंग करने से तो नुकसान ही होता है। ठीक, ऑप्शन सेलिंग की बात करें तो ऑप्शन सेलिंग करने के लिए आपके पास फिर से क्या प्रॉब्लम आती है, आपके पास इतना पैसा नहीं है, प्लस आपके पास में एक और चीज़ नहीं है जिसको बोलते हैं टाइम। क्यों, टाइम ही नहीं है तो करेंगे कैसे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना, जो भी इंसान जॉब कर रहा है वो अगर यहाँ पे पैसा कमाना भी चाहता है तो भी उसको अपना कुछ ना कुछ समय वहाँ पे लगाना ही लगाना पड़ता है ताकि वो अपनी स्किल को डेवलप कर पाए। अब सेम चीज़ आ जाती है कहाँ पे, फोरेक्स मार्केट में। फोरेक्स मार्केट की बात करें तो भाई अगर मैं इंटरनेशनल फोरेक्स मार्केट की बात करूँ तो वहाँ पे तो बात ही अनोखी है। क्यों, वहाँ पे आप 24 घंटे और 5 दिन काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 सेशंस होते हैं जिसके अंदर 8-8 घंटे के 3 सेशंस होते हैं और 24 घंटे मार्केट ओपन रहती है। ना तो यहाँ पे कोई फ्यूचर प्राइस होता कि फ्यूचर प्राइस है भाई इसकी एक्सपायरी आ जाएगी, ठीक, ना ही यहाँ पे कोई ऑप्शंस होता। ठीक, यहाँ पे कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं होता, यहाँ पे डायरेक्टली स्पॉट प्राइस होता है, वही नीचे से ऊपर की तरफ चलता रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ चलता रहता है। अगर आप नॉर्मल इंडिकेटर्स लाइक बड़े टाइम फ्रेम पर भी इंडिकेटर यूज करते हो देन वहाँ पे प्रॉफिटेबल होने के चांसेस कह सकते हो 70% से 80% चांस है कि आपका वहाँ पे प्रॉफिट निकलेगा। क्यों निकलेगा, आपको कोई भी पैनिक कंडीशन नहीं होती। प्लस फोरेक्स मार्केट में जो फंड की ज़रूरत होती है, जो पैसे की ज़रूरत होती है वो बहुत ही कम होती है। और ये बात ना देखो, आपको मैं बता रहा हूँ, बट जो लाइक फर्जी फोरेक्स ब्रोकर होते हैं वो लोग यही बात कहते हैं कि आप 10,000 लगाओगे महीने के 10,000 कमाओगे, बट ऐसा नहीं होता। अगर आप महीने के लाइक 10,000 रुपये से अगर आप, मैं कहता हूँ, 1,000 रुपये भी कमा लेते हो मेरे भाई, वो 10% होता है। अगर आप 10 लाख लगाते हो देन उस कंडीशन में आप अगर यहाँ पे कह सकते हो 40,000 या 50,000 भी कमा लेते हो ना तो बहुत ही अच्छा रिटर्न काउंट होता है। बट दिक्कत यह है कि ये वाली फोरेक्स जो है ना, इंडिया में रहकर आप कर नहीं सकते हैं। आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में जाना पड़ेगा। उस कंडीशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक अल्टरनेटिव सोर्स पता क्या है, आप इंडियन मार्केट में भी करेंसी ट्रेडिंग के नाम से यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकते हो और ये ट्रेडिंग जो है ये 100% सेफ एंड सिक्योर काउंट होती है। यहाँ पे काम करने का फ़ायदा क्या है, सबसे पहले बात आ जाती है आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म में काम कर सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी स्टॉक के अंदर काम कर रहे हैं ट्रेड फंस जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। दूसरी चीज़ आ जाती है आप यहाँ पे ना फ्यूचर को भी यूज़ कर सकते हो। फ्यूचर में क्या था, फ्यूचर को आप बाय करके चल रहे हो, फ्यूचर को आप सेल करके चल रहे हो, आपकी पर्सनल चॉइस है। प्लस यहाँ पे जो पैसा लगता है, जो पैसे की बात की जाती है सबसे कीमती है। तो एक आम आदमी जो 20,000 50,000 30,000 इतने अमाउंट से काम करना चाहता है उसके लिए ये सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी काउंट होती है। क्यों, यहाँ पे पैसे की बात करें तो लॉट के हिसाब से काम होता है, तो एक लॉट इज इक्वल टू 2,000 रुपीज़ में आपको आ जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गया। यहाँ पे आपको जो लीवरेज है वो यहाँ पे 42 टाइम्स का आपको दिया जाता है। ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लीवरेज का मतलब समझिए कि अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है तो आपको बेसिकली 20 रुपीज़ देने ही देने पड़ते हैं, उसकी एक डाउन पेमेंट। वही चीज़ यहाँ पे आ जाती है कि अगर कोई चीज़ मान लीजिए 83,000 रुपीज़ की है तो आपको 2,000 रुपीज़ पे करने पड़ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा आरओआई जनरेट करने में मदद करती है। कैसे मदद करती है मैंने वो समझाया हुआ है आपको। ठीक, देन उसके बाद में बात करें नेक्स्ट स्टेप की, तो करेंसी मार्केट में काम करने का एक और कारण है कि यहाँ पर ना तो आपको कोई एल्गो सिस्टम रन करना पड़ता, आपको यहाँ पे कोई एल्गो सिस्टम रन नहीं करना है, क्योंकि यहाँ की जो मार्केट होती है वो सुबह 9 बजे ओपन हो जाती है और शाम के 5 बजे तक चलती है। सो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सेफ्टी यहाँ पे ज़्यादा है, आपको चैन की नींद सोने के लिए एक अच्छा खासा समय मिल जाता है। अगर आपको लगता है कि भाई मैं तो यहाँ पे केवल इंट्राडे करना चाहता हूँ तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। आपको लगता है कि मैं तो यहाँ पे डिलीवरी में काम करना चाहता हूँ तो भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। और कमाल की बात पता है क्या है, इंट्राडे में भी इतना ही पैसा लगता है काम करने में और डिलीवरी करने में भी इतना ही टाइम लगता है। तो आप में से कोई ऐसा होगा जो इंट्राडे करेगा, वो कहेगा भाई मैं डिलीवरी में ट्रेड लूँगा और जैसे ही मुझे वहाँ पे प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा मैं अपनी ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा। तो ये तरीका हुआ काम करने का जब हम यहाँ पे करेंसी मार्केट में काम करते हैं। प्लस काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये बंद हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। अभी क्या करने वाली है गवर्नमेंट, यहाँ पे क्या करने वाली है, अभी टोटल यहाँ पे 7 पेयर्स हैं जिसके अंदर काम किया जाता है।
काफ़ी लोग सोचते होंगे 7 पेयर्स ही क्यों हैं, क्योंकि जितने भी देश है ना उनके साथ में जो बिजनेस होता है, तो इंटरनेशनल करेंसीज जो होती हैं उनके साथ में जब बिजनेस किया जाता है तो इन पेयर्स को यूज़ किया जा रहा है। अभी हम जो यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वो यूएसडी आईएनआर कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, पेयर्स यहाँ पे और भी ऐड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है, समझो इस बात को, क्योंकि बिजनेस जो है इंडिया जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा बिजनेस को सपोर्ट करने की कोशिश करती है, और कॉमन सी बात है बिजनेस ग्रोथ तब होते हैं जब वहाँ पे ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाता है कि वहाँ पे बिजनेस किए जा सकें। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि आने वाले समय में फॉरेक्स मार्केट जो इंडिया में करेंसी मार्केट कहलाती है, इसके अंदर और भी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाले हैं। प्लस एक और चीज़ आ जाती है, हम लोग यहाँ पे काफ़ी डरते रहते हैं कि हमारे यहाँ पे टैक्सेस एंड चार्जेस ज़्यादा लगते होंगे। तो बता देना चाहता हूँ, शेयर मार्केट में केवल यही ऐसी जगह है जहाँ पे सबसे कम फंड यूज होता है, ठीक, और सबसे ही कम यहाँ पे पैसा लगता है। पैसा मतलब टैक्स एंड चार्जेस, ठीक, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से काम करने पर आप काफ़ी इजी फील करोगे। ये बात ध्यान रखना, करेंसी मार्केट ही एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर अगर आप 1,000 रुपये कमाते हो तो केवल 50 रुपये ही आपके टैक्सेस एंड चार्जेस लगते हैं। वहीं अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर लेते तो 1,000 रुपये कमाने पर आपके 200 रुपये टैक्सेस एंड चार्जेस में कट जाते, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट काउंट होती है। तो करेंसी मार्केट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे आपको सबसे कम फंड के अंदर सबसे अच्छी चीज़ प्लस सेफ्टी के साथ, यहाँ पे इंट्राडे की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे डिलीवरी में काम किया जाता है, और डिलीवरी के अंदर वो चीज़ आप लेकर चल सकते हो। आप यहाँ पे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 12 महीने, इतने लंबे लंबे फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट नोट के अंदर भी काम कर सकते हो। देन आप यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो, जो कि फिर से कहूँगा, शेयर मार्केट में सबसे कम पैसे में अगर ऑप्शन सेलिंग की जा सकती है तो वो है करेंसी सेगमेंट। ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्लस यहाँ पर आपको अगर ऑप्शन सेलिंग आप करना चालू करते हो तो यहाँ पे सेफ्टी के साथ आपको फील होगा कि आप किस चीज़ में बेटर हो, क्योंकि लोग गलती ये करते हैं कि उसको चेक ही नहीं कर पाते कि मैं बेटर किस चीज़ में हूँ। अगर आपको ये बात पता लग गई कि मेरे लिए ऑप्शन सेलिंग ईजी है, क्यों, मेरा जॉब प्रोफाइल ऐसा है कि मैं सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, देन उस कंडीशन में आप ऑप्शन सेलिंग को ही सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखोगे, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या होना चाहिए कि हमारे पास में पैसे आने चाहिए, नॉट कि हमें ऐसा फील होना चाहिए कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आई विश कि अभी आपको करेंसी मार्केट में काम करने के मेन जो टॉपिक्स हैं, अप्रॉक्स 5 से 7 टॉपिक्स हैं, वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो ये नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप बात करके मैसेज करके पूछ सकते हो अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है कि करेंसी मार्केट में मैं काम करना चाहता हूँ। दूसरी चीज़ आ जाती है, अगर आप चाहते हो करेंसी मार्केट में काफ़ी सारी चीज़ें सीखना, तो ये मेरी वेबसाइट है explosivtrades.in। इस वेबसाइट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है, आप पिन कमेंट में जाके भी चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी। प्लस हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लेवल्स पे काम करते हैं, ठीक। अगर आप चाहते हो कैसे यूज़ किया जाए तो मैंने नीचे एक 19 रुपीज़ में एक छोटा सा कोर्स दिया है 56 मिनट का, आप उसको जाके चेक कीजिए। अगर आपको इंटरेस्ट हो कि मैं भी करना चाहता हूँ उसके ऊपर, देन आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, आपको वहाँ पे ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाता है, वहाँ पे आपको डिटेल शेयर कर दी जाती है, ठीक है। तो इसी के साथ में आज की वीडियो बंद करते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। +2 + 9 कितने होते हैं, ज़रा कमेंट करके मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे बताइए, ताकि मुझे पता लगे कितने लोग सच में मार्केट में सीरियसली वर्क कर रहे हैं और कितने लोग टाइम पास कर रहे हैं, मुझे पता लगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।